आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। इससे पिछले 4 वीडियो में आप अध्याय 7 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 8 से सुनेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अध्याय 8 है निर्णय, टालम टोल की आदत पर महारत, धनवान होने की तरफ 7वां कदम। विफलता के अनुभव की 1000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं की सटीक विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया कि निर्णय की कमी विफलता के 30 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर थी। यह केवल बयान नहीं है, यह एक तथ्य है। विलंब निर्णय के विपरीत, जो एक आम दुश्मन है जिसे व्यवहारिक रूप से हर आदमी को जीत लेना चाहिए। जब आप इस किताब को पढ़ना समाप्त कर देंगे और इसमें वर्णित सिद्धांतों को कार्य रूप देने की शुरुआत करने के लिए तैयार होंगे, आपके पास तुरंत और निश्चित निर्णयों पर पहुंचने की क्षमता की जांच करने का अवसर होगा। उन कई सौ लोगों जिन्होंने 10 लाख डॉलर के निशान से परे एक अच्छी मात्रा में धन संचित किया था, उनके विश्लेषण ने इस तथ्य का खुलासा किया कि उनमें से हर एक की तत्काल निर्णय पर पहुंचने की और इन निर्णयों को धीरे धीरे बदलने की आदत थी। यदि उन्हें बदलना ही होता, जो लोग बिना किसी अपवाद के पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, उनके निर्णयों पर धीरे धीरे पहुंचने की आदत होती है और इन निर्णयों को जल्दी और अक्सर बदलने की भी। हेनरी फोर्ड के सबसे उत्कृष्ट गुणों में से एक है उनका निर्णयों पर जल्दी और निश्चित रूप से पहुंचना और धीरे धीरे उन्हें बदलने की उनकी आदत। श्रीमान फोर्ड में यह गुण इतना स्पष्ट है कि इसमें हठी होने की प्रतिष्ठा दी है। यही वह गुण था जिसमें श्रीमान फोर्ड को उनका प्रसिद्ध मॉडल टी दुनिया में सबसे बदसूरत कार का निर्माण जारी करने के लिए प्रेरित किया, जबकि उनके सभी सलाहकार और कार के कई खरीदार इसे बदलने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे। शायद श्रीमान फोर्ड ने परिवर्तन करने में लंबे समय की देरी कर दी, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष है कि श्रीमान फोर्ड की निर्णय की दृढ़ता के कारण एक बहुत बड़ा शौक प्राप्त हुआ। मॉडल में बदलाव के जरूरी बनने से पहले इसमें कोई शक नहीं कि निश्चित निर्णय की आदत को अड़ियल रवैया ही मान लिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गुण निर्णय पर पहुंचने में सुस्ती और उन्हें बदलने में तीव्रता से बेहतर है। अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा जमा करने में विफल रहते हैं, सामान्यतः आसानी से दूसरों की राय द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम अखबारों और गपशप करने वाले पड़ोसियों को करने देते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तुएं हैं। हर किसी के पास दूसरे को देने के लिए तैयार ढेरों का राय है। उन्हें स्वीकार करने वालों पर ये थोप दी जाती है। यदि विचारों से प्रभावित हैं, जब आप निर्णय पर पहुंचते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं होंगे। अपनी खुद की इच्छा को पैसे में रूपांतरित करने की बात तो दूर रही, यदि आप दूसरों के विचारों से प्रभावित हैं तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। जब आप यहाँ वर्णित सिद्धांतों को कार्य रूप देना शुरू कर दे तो अपने खुद के निर्णय तक पहुँचने और उनका पालन करके अपने परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को छोड़कर किसी पर भरोसा ना करें और इस समूह के अपने चयन में बहुत अचूक रहे, ताकि आप केवल अपने उद्देश्यों के साथ पूरी सहानुभूति और सामंजस्य रखने वाले लोगों को ही चुनें।
करीबी दोस्त और रिश्तेदार अक्सर जाने अनजाने मजाक मजाक में अपनी राय देकर या हंसी उड़ाकर बाधा बनते हैं। हजारों पुरुष और महिलाएं पूरा जीवन अपने साथ एक हीन भावना लेकर जीते हैं, क्योंकि किसी अच्छे इरादे वाले लेकिन अज्ञानी व्यक्ति ने अपनी राय देकर या उपहास के माध्यम से उनका आत्मविश्वास नष्ट कर दिया। आपका अपना खुद का एक मस्तिष्क और मन है, इसे प्रयोग करें और अपने स्वयं के निर्णयों पर पहुंचे। यदि आपको निर्णयों तक पहुंचने में सक्षम बनने के लिए अन्य लोगों से तथ्यों या जानकारी की जरूरत है, तो शायद कई मामलों में आपको होगा भी। तो आप अपने उद्देश्य का खुलासा किए बिना चुपचाप जरूरत के तथ्यों को प्राप्त करके जानकारी सुरक्षित कर ले। ऊपरी ज्ञान रखने वाले लोगों का यह स्वभाव होता है कि वे ऐसा प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसा उनके पास बहुत ज्ञान हो। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा बात करते हैं और बहुत कम सुनते हैं। यदि आप शीघ्र निर्णय की आदत हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी आंखें और कान खुले और अपना मुंह बंद रखें। जो लोग बहुत बात करते हैं वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। यदि आप सुनने की तुलना में अधिक बात करते हैं, तो आप न केवल उपयोगी ज्ञान जमा करने के कई अवसरों से वंचित रह जाते हैं, बल्कि आप उन लोगों को अपनी योजनाओं और उद्देश्यों का खुलासा भी कर देते हैं जो आपको परास्त करने में बड़ी खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। याद रखें कि जब भी आप अपना मुंह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खोलते हैं जिसके पास ज्ञान का भंडार है, तो आप उसको अपने ज्ञान का सटीक स्टॉक प्रदर्शित कर देते हैं या इसकी कमी को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान विनम्रता और चुप्पी के माध्यम से दिखाई पड़ता है। यह तथ्य दिमाग में रखें कि हर व्यक्ति जिससे आप जुड़ते हैं उसे भी आप ही की तरह पैसा जमा करने के अवसर की तलाश है। यदि आप भी स्वतंत्र रूप से अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे पहले आपके लक्ष्य को कार्यरूप देकर आपको उस योजना में पछाड़ दिया है जिसके बारे में आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से बात की थी। आपने पहले निर्णयों में से एक पर बंद मुंह और आंखें और कान खुले रखें। इस सलाह का पालन करने के लिए एक चेतावनी के रूप में यह उपयोगी होगा यदि आप बड़े अक्षरों में इस सूत्रवाक्य को लिख ले और ऐसी जगह लगा ले जहां आप इसे रोज देख सके। दुनिया को बता दो तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। यह ऐसा कहने के बराबर है, यह शब्द नहीं बल्कि कर्म है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक निर्णय पर स्वतंत्रता या मौत। निर्णयों का मूल्य उन्हें प्रस्तुत करने में आवश्यक साहस पर निर्भर करता है। वे महान निर्णय जिन्होंने सभ्यता की नींव के रूप में कार्य किया, बहुत जोखिम उठाने पर प्राप्त किए थे, जिन्हें अक्सर मौत की संभावना माना जाता है। मुक्ति की अपनी प्रसिद्ध उद्घोषणा जारी करने का लिंकन का निर्णय, जिसने अमेरिका के अश्वेत लोगों को आजादी दे दी, इस पूरी समझ के साथ लिया गया था कि यह कार्य उनके हजारों दोस्तों और राजनीतिक समर्थकों को उनके खिलाफ कर देगा। उन्हें यह भी पता था कि घोषणा का क्रियान्वयन करने का मतलब युद्ध क्षेत्र में हजारों लोगों की मौत होगा। अंत में यह लिंकन के अपने जीवन की लागत थी। इसके लिए साहस की आवश्यकता थी। सुकरात का अपने व्यक्तिगत विश्वास से समझौता करने के बजाय जहर का प्याला पीने का निर्णय एक साहस भरा फैसला था। इसने समय को 1000 साल आगे की ओर कर दिया और लोगों को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अजन्मे अधिकार दिए।
जनरल रॉबर्ट ई ली का संघ से अलग होने के समय दक्षिण के पक्ष में लाना एक साहस भरा निर्णय था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानते थे कि इससे निश्चित रूप से दूसरों की जान जाएगी और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जहां तक अमेरिकी नागरिक का संबंध है, अभी तक का सबसे निर्णय 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया पहुंच गया था, जब 56 लोगों ने एक दस्तावेज पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए, जिसके बारे में वे जानते थे कि वे अमेरिकियों के लिए स्वतंत्रता लाएगा या फिर 56 लोगों में से हर एक को फांसी पर लटका कर छोड़ेगा। आपने इस प्रसिद्ध दस्तावेज के बारे में सुना है, लेकिन शायद आप इसका स्पष्ट रूप से सिखाया गया व्यक्तिगत उपलब्धि में बड़ा सबक नहीं सीख पाए हैं। हम सभी को इस महत्वपूर्ण फैसले की तारीख याद है, लेकिन हम में से कुछ को भी यह महसूस है कि इस निर्णय में कितने साहस की आवश्यकता थी। अपना इतिहास याद है, क्योंकि यह सिखाया गया था। लड़ने वाले पुरुषों के नाम और दिनांक याद है। हमें वैली फोर्ज और यॉर्कटाउन याद है। हमें जॉर्ज वाशिंगटन और लॉर्ड कॉर्नवालिस याद है, लेकिन हम इन नामों, दिनांकों और स्थानों के पीछे की वास्तविक शक्तियों को कम ही जानते हैं। हम उस अमूर्त शक्ति को अभी भी कम ही जानते हैं, जिसने वाशिंगटन की सेनाओं के यॉर्कटाउन पहुंचने से पहले हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी थी। हम क्रांति का इतिहास पढ़ते हैं और गलत ढंग से कल्पना करते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन हमारे देश का पिता था, कि यह वही था जिसने हमारी स्वतंत्रता जीती, बल्कि सच यह है कि वह इस तथ्य के पीछे केवल एक सहायक था, क्योंकि उनकी सेनाओं के लिए जीत लॉर्ड कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण करने से बहुत पहले ही सुनिश्चित हो चुकी थी। यह वाशिंगटन की इतनी बड़े पैमाने पर सराहना की महिमा को छीनने के इरादे से नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उनकी जीत के असली कारण, उस महान शक्ति को अधिक से अधिक आदर देना है। यह किसी त्रासदी से कम नहीं है कि इतिहास के लेखक पूरी तरह से उस प्रबल शक्ति के थोड़े से भी संदर्भ को भूल गए, जिसने पृथ्वी के सभी लोगों की किस्मत में लिखी आजादी के नए मानक स्थापित करने के लिए राष्ट्र को जन्म और आजादी दी। मैं इसे त्रासदी कहता हूँ, क्योंकि यह स्वयं की वही शक्ति है जो हर उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कठिनाइयों को पार करता है और जीवन को मांगे गए मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। संक्षेप में उन घटनाओं की समीक्षा करते हैं जिसने इस व्यक्ति को जन्म दिया। कहानी बोस्टन में 5 मार्च 1770 को एक घटना के साथ शुरू होती है। ब्रिटिश सैनिक अपनी उपस्थिति में सड़कों पर गश्त लगाते हुए खुले तौर पर नागरिकों को धमकी दे रहे थे। औपनिवेशिक लोग अपने बीच में मार्च कर रहे हथियारबंद लोगों से चिढ़ गए। वे मार्च कर रहे सैनिकों पर तब तक पत्थर फेंककर और गाली देकर खुले तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगे, जब तक कि कमांडिंग अधिकारी ने आदेश नहीं दिया, संगीने तान लो, हमला बोल। युद्ध शुरू हो गया था। इससे कई लोगों की मौत हुई और कई लोगों को चोट लगी। घटना ने इस तरह का असंतोष जगाया कि प्रांतीय विधानसभा प्रमुख उपनिवेशों से बनी ने कुछ कार्रवाई करने के प्रयोजन से एक बैठक बुलाई। उस सभा के 2 सदस्य जॉन हैनकॉक और सैमुअल एडम्स थे। उनके नाम अमर रहे। वे हिम्मत के साथ बोले और एक घोषणा कर दी कि बोस्टन से सभी ब्रिटिश सैनिकों को बेदखल करने के लिए कोई कदम उठाया जाना चाहिए। यह याद रखें कि 2 लोगों के दिमागों के इस निर्णय को सही तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की शुरुआत कहा जा सकता है।
जिसका हम अब आनंद लेते हैं, यह खतरनाक था। इन दो व्यक्तियों के निर्णय के लिए आस्था और साहस की जरूरत थी। पहले सभा के स्थगित होने से पूर्व सैमुअल एडम्स को प्रांत के राज्यपाल हचिसन से भेंट करने के लिए और ब्रिटिश सैनिकों की वापसी की मांग करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुरोध मान लिया गया, सैनिकों को बोस्टन से हटा दिया गया, लेकिन बात समाप्त नहीं हुई। इसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जो सभ्यता की पूरी प्रवृत्ति को बदलने का कारण बनी। क्या यह अजीब बात नहीं है कि किस प्रकार अमेरिकी क्रांति और विश्व युद्ध जैसे महान परिवर्तन अक्सर उन परिस्थितियों से शुरू होते हैं जो महत्वहीन लगती है। यह देखना भी दिलचस्प है कि ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आमतौर पर लोगों के एक अपेक्षाकृत छोटे समूह के दिमाग में एक निश्चित निर्णय के रूप में शुरू होते हैं। हम में से कुछ हमारे देश के इतिहास को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें यह एहसास है कि जॉन हैनकॉक, सैमुअल एडम्स और रिचर्ड हेनरी ली वर्जीनिया प्रांत के हमारे देश के असली पिता थे। रिचर्ड हेनरी ली इस कहानी में एक महत्वपूर्ण कारक इस कारण से बने क्योंकि उन्होंने और सैमुअल एडम्स ने अपने प्रांतों के लोगों के कल्याण के विषय में स्वतंत्र रूप से अपने भय और अपनी आशाओं को बांटते हुए अक्सर संपर्क पत्राचार द्वारा बनाए। इस अभ्यास से एडम्स को एक विचार सूझा कि 13 कॉलोनियों के बीच एक पारस्परिक पत्र विनिमय उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में अपेक्षित प्रयास का समन्वय लाने में मदद कर सकता है। बोस्टन मार्च 72 में सैनिकों के साथ संघर्ष के 2 साल बाद एडम्स ने प्रस्ताव के रूप में यह विचार सभा में रखा कि ब्रिटिश अमेरिका की कॉलोनियों की भलाई के लिए मैत्रीपूर्ण सहयोग के उद्देश्य से प्रत्येक कॉलोनी में निश्चित रूप से संयुक्त संवाददाताओं वाली कॉलोनियों के बीच में एक पत्राचार समिति स्थापित की जाए। इस घटना को अच्छी तरह से लिख ले। यह आपको और मुझे निर्धारित स्वतंत्रता देने वाली व्यापक शक्ति के संगठन की शुरुआत थी। मास्टरमाइंड पहले से ही आयोजित कर लिया गया था। इसमें एडम्स, ली और हैनकॉक शामिल थे। आगे मैं तुम्हें बताता हूँ कि यदि आप दोनों जो भी पूछते हैं उससे संबंधित बात में धरातल पर सहमत होते हैं तो यह मेरे पिता की तरफ से आएगा जो कि स्वर्ग में है। पत्राचार की समिति का आयोजन किया गया। ध्यान से देखें, इस कदम ने सभी कॉलोनियों से पुरुषों को जोड़कर मास्टर दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया है। ध्यान दें कि इस प्रक्रिया ने असंतुष्ट उपनिवेशियों की पहली संगठित योजना गठित की थी। संघ में शक्ति है। कॉलोनियों के नागरिक बोस्टन जैसे दंगों के माध्यम से ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ बेतरतीब युद्ध शुरू कर रहे थे, लेकिन फायदे का कुछ भी पूरा नहीं हो पाया था। उनकी व्यक्तिगत शिकायतें एक मास्टरमाइंड के तहत मिल नहीं पाई थी। अंग्रेजों के साथ हमेशा के लिए अपनी मुश्किलें व्यवस्थित करने के लिए व्यक्तियों के किसी समूह ने एक निश्चित निर्णय में एक साथ अपने दिल और दिमाग, आत्मा और शरीर तब तक नहीं रखे थे जब तक एडम्स, हैनकॉक और ली एक साथ नहीं आए। इस बीच ब्रिटिश बेकार नहीं बैठे रहे। वे भी धन और संगठित सेना के लाभ के साथ अपनी जिम्मेदारी पर मास्टरमाइंडिंग और कुछ योजना बना रहे थे। क्राउन ने हचिसन के स्थान पर गेंज को मैसाचुसेट्स के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। नए राज्यपाल के पहले कार्यों में से एक था डर द्वारा अपने विपक्ष को रोकने के प्रयास के उद्देश्य से सैमुअल एडम्स को बुलाने के लिए एक दूत भेजा। हम कर्नल फैंटन गेज द्वारा भेजा गया दूत और एडम्स के बीच हुई बातचीत प्रस्तुत करके क्या हुआ था की भावना को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। कर्नल फैंटन, श्रीमान एडम्स, मुझे राज्यपाल गेज द्वारा आपको आश्वस्त करने के लिए अधिकृत किया गया है कि राज्यपाल को ऐसी शक्तियां प्रदान की जाए ताकि आपको इस तरह के फायदे पहुंचाए जाए।
जो आपके लिए बहुत संतोषजनक होंगे। रिश्वत का वादा करके एम्स को जीतने का प्रयास, लेकिन इस शर्त पर कि आप सरकार के फैसलों से अपना विरोध बंद कर दें। आपके लिए यह राज्यपाल की सलाह है महोदय, आगे से महामहिम की नाराजगी अपने ऊपर ना ले। आपका आचरण इस तरह का है जो आपको हेनरी अष्टम के दंड के लिए जिम्मेदार बताता है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को इंग्लैंड भेजकर उस पर देशद्रोह या जानबूझकर देशद्रोह करने का मुकदमा चलाया जा सकता है, और यह एक प्रांत के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन अपनी राजनीतिक मार्ग को बदलकर आप न केवल महान व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि आप क्षमा मांगकर राजा के साथ झगड़ा समाप्त कर सकते हैं। शैमुअल एडम्स के पास दो फैसले का विकल्प था। वह अपना विरोध बंद कर सकता था और व्यक्तिगत रिश्वत प्राप्त कर सकता था, या वह जारी रख सकता था और फांसी पर लटकने का खतरा उठा सकता था। साफ साफ समय आ गया था जब एडम्स को तुरंत एक ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए मजबूर किया गया जो उसकी जान ले सकता था। ज्यादातर लोगों को ऐसे निर्णय पर पहुंचना मुश्किल लगा होगा। मोहम्मद ने एक टालने वाला उत्तर वापस भेजा होता, लेकिन एडम्स ने नहीं। उसने कर्नल फिल्टन से वचन लिया कि कर्नल राज्यपाल को जवाब बिल्कुल वैसा देगा जैसा एडम्स ने उसे कहा था। एडम्स का जवाब था, तो फिर तुम राज्यपाल गेज को बता सकते हो कि मुझे विश्वास है मैंने बहुत समय पहले ही राजाओं के राजा के साथ सलाह कर ली थी। कोई व्यक्तिगत कारण मुझे अपने देश के लिए न्याय संगत कार्य का परित्याग करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, और राज्यपाल गेज से कहना कि यह उन्हें शैमुअल एडम्स की सलाह है, अब और उत्तेजित लोगों की भावनाओं का अपमान न करे। इस आदमी के चरित्र से संबंधित टिप्पणी करना अनावश्यक लगता है। यह उन सभी को स्पष्ट किया जाना चाहिए जिन्होंने यह अद्भुत संदेश पढ़ा कि इसे भेजने वाले के पास सर्वोच्च क्रम की वफादारी है। यह महत्वपूर्ण है। धूर्तों और बेईमानी राजनेताओं ने सम्मान के साथ व्यभिचार किया है, जिसके लिए एडम्स जैसे पुरुषों की मौत हो गई। जब राज्यपाल गेज ने एडम्स का तीखा जवाब प्राप्त किया, वह गुस्से से आग बबूला हो गए और एक घोषणा पत्र जारी कर दिया जिसमें लिखा था, मैं यहाँ महामहिम के नाम पर उन सभी लोगों को उनकी सबसे शालीन क्षमा देने का प्रस्ताव रखता हूँ और वचन देता हूँ जो और जड़ से अपने हथियार डाल देंगे और शांति प्रिय विषयों के कर्तव्यों पर लौट आएंगे। सिवा इस तरह की माफी के लाभ से शैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक को वंचित रखकर, जिनके अपराध इतने देशद्रोही प्रकृति के हैं कि उचित दंड के अलावा कोई अन्य विचार की गुंजाइश ही नहीं है। जैसा कि आप आधुनिक खास बोली में कह सकते हैं, एडम्स और हैनकॉक संकट में हैं, आ चुके हैं। क्रुद्ध राज्यपाल ने दोनों लोगों को एक और निर्णय तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया था, जो कि उतना ही खतरनाक था। उन्होंने आनन फानन में अपने कट्टर अनुयायियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। यहाँ मास्टरमाइंड ने गति अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। बैठक के शांत होने के बाद एडम्स ने दरवाजा बंद कर उसकी चाबी अपनी जेब में रख ली और सभी उपस्थित लोगों को सूचित किया कि यह जरूरी था कि उपनिवेशों की एक कांग्रेस का आयोजन किया जाए और कोई भी आदमी कमरे को तब तक न छोड़े जब तक ऐसी कांग्रेस के लिए किसी निर्णय पर न पहुंच चुके हों। बहुत उत्साह वाला माहौल था। कुछ लोगों ने इस तरह के उग्र सुधारवाद के संभावित परिणामों को तौला। कुछ लोगों ने ताज को चुनौती देते हुए इतने निश्चित निर्णय पर पहुंचने की बुद्धिमानी पर चिंताजनक शंका व्यक्त की। उस कमरे में बंद दो लोग थे, डर से प्रतिरक्षित और असफलता की संभावना के प्रति अंधे, हैनकॉक और एडम्स। उनके दिमाग के प्रभाव से दूसरे भी इस बात से प्रेरित हुए कि 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में आयोजित की जाने वाली पहली महाद्वीपीय कांग्रेस की एक बैठक की व्यवस्था पत्राचार समिति के माध्यम से की जानी चाहिए।
इस तिथि को याद रखें, यह 4 जुलाई 1776 की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। एक महाद्वीप कांग्रेस को रखने का कोई निर्णय नहीं होता तो स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर कोई हस्ताक्षर नहीं हो सकता था। नई कांग्रेस की पहली बैठक से पहले देश के एक अलग खंड में एक और नेता ब्रिटिश अमेरिका के अधिकारियों का दृश्य प्रकाशित करने से तीव्र वेदना की में थे। वह वर्जीनिया प्रांत का थॉमस जेफरसन था। उनका रिश्ता लॉर्ड डनमोर वर्जीनिया में ताज के प्रतिनिधि के साथ उतना ही तनावपूर्ण था जितना हैनकॉक और एडम्स का अपने राज्यपाल के साथ था। विशेषाधिकार के बारे में उनका प्रसिद्ध सारांश प्रकाशित किए जाने के कुछ ही समय बाद जेफरसन को सूचित किया गया कि वह महामहिम की सरकार के खिलाफ देशद्रोह के लिए अभियोजन पक्ष के अधीन था। इस धमकी से प्रेरित होकर जेफरसन के सहयोगियों में से एक पैट्रिक हेनरी ने साहसपूर्वक अपने दिल की बात कही और एक वाक्य के साथ अपनी टिप्पणी का समापन किया जो हमेशा के लिए एक क्लासिक रहेगा। यदि एक देशद्रोह है तो इसे बेहतर बनाओ। इसी प्रकार के लोग जो बिना शक्ति, बिना अधिकार, बिना सहन शक्ति और बिना पैसा के कॉलोनियों के भाग के गंभीर विचार में बैठे थे। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर शुरुआत करके और 2 साल तक अंतराल के साथ जारी रखते हुए जब तक 7 जून 1776 को रिचर्ड हेनरी ली उठे अध्यक्ष को संबोधित किया और विधानसभा के सामने यह प्रस्ताव रखा। सज्जनों, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि ये संयुक्त कॉलोनियों मुक्त और स्वतंत्र राज होनी चाहिए। ये ब्रिटिश क्राउन के लिए सभी निष्ठाओं से विमुक्त हो और उनके और ग्रेट ब्रिटेन के राज के बीच सभी राजनीतिक कनेक्शन पूरी तरह भंग कर दिए जाने चाहिए। ली के चौंकाने वाले प्रस्ताव की उत्साह से चर्चा की गई और इतनी देर तक कि उसने धैर्य खोना शुरू कर दिया। अंत में तर्क के कई दिनों के बाद वह फिर से सभा कक्ष में आया और एक स्पष्ट दृढ़ आवाज में घोषित किया, श्रीमान अध्यक्ष, हमने 10 दिन तक इस मुद्दे पर चर्चा की है। हमारे पास पालन करने के लिए केवल यही मार्ग है। तो सर, हम अब ज्यादा देर क्यों करते हैं? अब भी विचार विमर्श क्यों करना? इस खुशी के दिन को एक अमेरिकी गणराज्य को जन्म देने देते हैं। उसे उठने दे, विनाश और जीत के लिए नहीं बल्कि शांति और कानून के राज की पुनर्स्थापना के लिए। यूरोप की आंखें हम पर जमी है। वह हमसे आजादी के एक जीवंत उदाहरण की मांग करती है जो हमेशा नागरिकों के परम सुख में हमेशा बढ़ते अन्याय को एक फर्क दिखा सकता है। उसके प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही ली को गंभीर पारिवारिक बीमारी के कारण वापस वर्जीनिया बुला लिया गया था, लेकिन जाने से पहले उसने अपने दोस्त थॉमस जेफरसन के हाथों में अपना अभियान रखा, जिसने अनुकूल कार्रवाई न होने तक लड़ते रहने का वचन दिया। उसके बाद शीघ्र ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैनकॉक ने स्वतंत्रता की घोषणा आकर्षित करने के लिए जेफरसन को एक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। एक दस्तावेज पर लंबी और कठिन श्रम समिति, जिसका मतलब होगा जब कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि हर आदमी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं अपनी खुद के मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किया हुआ हो सकता है, ग्रेट ब्रिटेन के साथ लड़ाई में उपनिवेशों को खो जाना चाहिए, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया गया था। दस्तावेज तैयार किया गया था और 28 जून को कांग्रेस के सामने मूल मसौदा पढ़ा गया। कई दिनों तक इस पर चर्चा की गई, बदलाव किया गया और तैयार किया गया था। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन सभा के सामने खड़ा था और निडर होकर तभी कागज पर रखा सबसे महत्वपूर्ण फैसला पढ़ा। जब मानवीय घटनाओं के क्रम में जनता के लिए राजनीतिक आजादी घोषित करना जो उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं
आवश्यक हो जाता है और धरती की शक्तियों के बीच कल्पना करने के लिए अलग और समान ठिकाने, जिसके लिए प्रकृति के नियमों और प्रकृति के भगवान के लिए उन्हें समर्थ बनाता है। मानव जाति की राय के प्रति एक सब समाज के लिए आवश्यक है कि वे उन कारणों की घोषणा करे जो उन्हें अलग होने के लिए प्रेरित करता है। जेफरसन के पढ़ना समाप्त कर लेने पर दस्तावेज पर मतदान किया गया था। स्वीकार किए जाने और 56 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर हर किसी ने अपने खुद के जीवन को अपने फैसले पर अपना नाम लिखने के लिए पेश किया। उस निर्णय के अस्तित्व में आने पर एक शिक्षा के लिए मानव जाति के लिए निर्णय लेने का विशेषाधिकार लाना नियत कर दिया गया। आस्था की एक ऐसी भावना में किए गए फैसले और केवल इसी तरह के निर्णयों से जनता अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर सकती है और खुद के लिए भौतिक और आध्यात्मिक संपत्ति की उच्च क्षमता जीत सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। उन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जो स्वतंत्रता की घोषणा करने तक विकसित हो जाती है और आश्वस्त हो जाइए कि यह देश, जो अब दुनिया के सभी देशों के बीच सम्मान और सत्ता की एक प्रभावशाली स्थिति रखता है, 56 लोगों को मिलाकर बने एक मास्टरमाइंड समूह द्वारा किए गए एक निर्णय से पैदा हुआ था। इस तथ्य पर अच्छी तरह से ध्यान दें कि यह उनका निर्णय ही था जिसने वाशिंगटन की सेनाओं की सफलता सुनिश्चित की, क्योंकि उस निर्णय की भावना हर उस सैनिकों के दिल में थी जो उसके साथ लड़ाई लड़ रहा था और एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सेवा कर रहा था जो विफलता जैसी किसी चीज को नहीं पहचानता है। यह भी ध्यान रखें, महान व्यक्तिगत लाभ के साथ कि वह शक्ति जिसने इस देश को इसकी आजादी दिलाई है स्वयं है। यह वही शक्ति है जिसे हर उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो स्वयं का निर्धारक बन जाता है। यह शक्ति इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों से बनी है। स्वतंत्रता की घोषणा की कहानी में इन सिद्धांतों में कम से कम 6 का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। इच्छा, निर्णय, विश्वास, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और संगठित योजनाबद्धता। इस पूरे दर्शन में यह सुझाव मिलेगा कि मजबूत इच्छा द्वारा समर्थित विचारों में खुद को अपने भौतिक समतुल में परिणत करने की प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सुझाव के साथ छोड़ देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति को इस कहानी में और संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के संगठन की कहानी में उस विधि का एक सही विवरण मिल सकता है जिसके द्वारा विचार या अद्भुत परिवर्तन निर्मित करता है। उस विधि के रहस्य की अपनी खोज में एक चमत्कार की तलाश मत कीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं मिलेगा। आपको मात्र प्रकृति के अनंत कानून ही मिलेंगे। ये कानून हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिन्हें विश्वास है और जिनके पास उन्हें इस्तेमाल करने का साहस है। उन्हें एक राष्ट्र की आज़ादी लाने या धन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई शुल्क उन्हें समझने और उचित बनाने के लिए आवश्यक समय नहीं बचाता है। जो लोग तुरंत और सुनिश्चित रूप से फैसले तक पहुंचते हैं, वे क्या चाहते हैं उसे जानते हैं और आमतौर पर उसे प्राप्त करते हैं। जीवन के हर चलन के नेता शीघ्रता से और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही प्रमुख कारण है कि वे नेता हैं। दुनिया में उस आदमी के लिए जगह बनाने की आदत है जिसके शब्द और कार्य दिखाते हैं कि वह जानता है वह कहाँ जा रहा है। और निर्णय एक आदत है जो आमतौर पर युवावस्था में शुरू होती है। जैसे जैसे युवा उद्देश्य की निश्चितता के बिना स्कूल की कक्षाओं से हाई स्कूल और यहाँ तक कि कॉलेज से होकर गुजरता है, यह आदत अस्थायित्व ग्रहण कर दी जाती है। सभी शिक्षा प्रणालियों की बड़ी कमजोरी यह है कि वे निश्चित निर्णय की आदत ना तो सिखाती है और ना ही उसे प्रोत्साहित करती है।
यह फायदेमंद होगा कि यदि कोई भी कॉलेज किसी भी छात्र को नामांकन की अनुमति तब तक ना दे जब तक कि छात्र ने मैट्रिकुलेशन में अपना प्रमुख उद्देश्य घोषित न कर दिया हो। यह अभी भी अधिक लाभप्रद होगा यदि हर छात्र जो वर्गीकृत स्कूलों में प्रवेश करता है को निर्णय की आदत में प्रशिक्षण स्वीकार करने और अगले वर्ग में आगे बढ़ने की अनुमति दिए जाने से पहले इस विषय पर एक संतोषजनक परीक्षा पास करने के लिए मजबूर किया जाता हो। हमारे स्कूली प्रणाली की कमियों के कारण अधिकृत की गई और निर्णय की आदत छात्र के साथ उसके चुने हुए पेशे में भी चली जाती है। यदि वास्तव में वह अपना पेशा चुनता है, आमतौर पर अभी अभी स्कूल से बाहर निकले युवा वह कोई भी काम करना चाहते हैं जो कि प्राप्त किया जा सकता है, उसे जो भी पहली जगह मिलती है वह ले लेता है क्योंकि वह अनिर्णय की आदत में पड़ गया है। मजदूरी के लिए काम कर रहे हर 100 लोगों में से 98 आज इस पद पर मौजूद हैं इसलिए हैं क्योंकि उनमें एक निश्चित पद की योजना के लिए निर्णय की अनिश्चितता और एक नियोक्ता चुनने के ज्ञान का अभाव है। निर्णय की निश्चितता के लिए हमेशा साहस, कभी कभी बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। आजादी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले 56 लोगों ने उस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने के निर्णय पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जो व्यक्ति एक विशेष काम पाने के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचता है और जीवन को उसकी मांगी हुई कीमत का भुगतान करता है, वह अपना जीवन उस निर्णय पर दांव पर नहीं लगाता है, वह अपनी आर्थिक स्वतंत्रता दांव पर लगाता है। वित्तीय स्वतंत्रता, धन, वांछनीय व्यापार और पेशेवर पद उस व्यक्ति की पहुंच के भीतर नहीं होते हैं जिसने इन चीजों की उम्मीद, योजना और मांग करने से नजरअंदाज या मना कर दिया। जो व्यक्ति उसी भावना में धन की इच्छा करता है जिससे सैमुअल एडम्स उपनिवेशों के लिए स्वतंत्रता की इच्छा करता है, उसका धन जमा करना निश्चित है। संगठित योजना पर अध्याय में आपको व्यक्तिगत सेवाओं के हर प्रकार के विपणन के लिए पूरा निर्देश मिल जाएगा। आपको अपनी पसंद के नियोक्ता और अपनी इच्छा के विशेष काम का चयन करने पर विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी। इन निर्देशों का आपके लिए कोई मूल्य नहीं होगा जब तक कि आप निश्चित रूप से उन्हें कार्रवाई की एक योजना में व्यवस्थित नहीं करेंगे। आप सुन रहे थे नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच। इससे पिछले वीडियो में आप अध्याय 7 तक सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 8 तक सुने हैं। अगले वीडियो में आप अध्याय 9 से सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।